मैं डॉक्टर अरविंद वर्मा एक बार फिर अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक बहुत ही समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक स्थिरीकरण आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो हम बात करेंगे सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। सामाजिक स्थिरीकरण आदिकाल से ही मानव में असमानता व्याप्त रही है। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग गणना उपस्थित न रही। गिटलर कहते हैं कि असमानता सभी संस्कृतियों की एक विशेषता है। अब बात करेंगे सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ क्या है। तो स्थिरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी से लिया गया है। जैसे भूगर्भ शास्त्र में मिट्टी एवं चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है, वैसे ही समाज में भी जनसंख्या को धर्म, जाति, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। ये सभी सामाजिक परतें कहलाती है। समाज में व्याप्त उच्चता एवं निम्नता की स्थिति को ही सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। यह समाज के समूहों एवं सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटने की एक प्रक्रिया है। सामाजिक स्त्रीकरण की परिभाषा रेमंड मूरे के अनुसार स्त्रीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है। टॉलकॉट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है। जिन्स बर्ट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। ऑकबर्ट एवं निमकोफ क्या कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जानी जाती है। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं से सामाजिक स्तरीकरण समाज की वह व्यवस्था है जिसमें समूह एवं सदस्यों को उनकी परिस्थिति के आधार पर उच्चता एवं निम्नता के क्रम में बांटा जाता है। यह प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण की प्रमुख विशेषताओं की। तो इसमें ट्यूमिन ने सामाजिक स्थिरीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जैसे सामाजिक स्थिरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है, यह संपूर्ण समाज में व्याप्त है। दूसरा, सामाजिक स्थिरीकरण पुरातन है, यह अति प्राचीन काल से समाज में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। सामाजिक स्थिरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक स्थिरीकरण के विभिन्न स्वरूप जैसे यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति आदि अर्जित गुणों के आधार पर इसके स्वरूप अलग अलग रहे हैं। सामाजिक स्थिरीकरण परिणामिक है, अर्थात यह हमारी जीवन शैली व जीवन के अवसर को तय करता है। तो कभी कभी बात आती है कि सामाजिक विभेदीकरण यानी कि सोशल डिफरेंशिएशन और सामाजिक स्थिरीकरण एक ही है। तो इसको थोड़ा सा भेद भी हम यहाँ पर क्लियर करते चलेंगे। तो सामाजिक विभेदीकरण क्या है? तो सामाजिक विभेदीकरण एवं सामाजिक स्थिरीकरण को कभी कभी एक मान लिया जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। विभेदीकरण में दो व्यक्तियों या समूहों में भेद किया जाता है, जैसे काला एवं गोरा, गरीब एवं अमीर, छोटा एवं बड़ा, शिक्षित एवं अशिक्षित आदि।
जबकि सामाजिक स्त्रीकरण में केवल उच्चता और निम्नता ही प्रकट की जाती है, जबकि विभेदीकरण में ऐसा ना करके उनमें केवल अंतर या विभेद किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्त्रीकरण के तुलना के बाद इसमें जो भेद है, क्या इनमें आपस में फ़र्क है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब बात करेंगे हम सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख आधार की। तो पार्सन्स ने स्त्रीकरण के 6 आधार बताए हैं, जैसे नातेदारी, समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात, सत्ता एवं शक्ति। उसी प्रकार से सोरोकिन एवं वेबर ने भी प्रमुख 3 आधार बताए हैं, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार एवं व्यावसायिक आधार। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने भी प्रमुख आधार आर्थिक माना है। आपने 2 प्रकार के वर्ग बताए हैं, बर्जुआ वर्ग एवं सर्वहारा वर्ग। बर्जुआ वर्ग उस वर्ग को कहा जाता है जिनका अधिकार उद्योगों पर या उत्पादन की शक्तियों पर होते हैं, और दूसरा सर्वहारा वर्ग, यानी कि इसमें श्रमिक वर्ग को रखा जाता है। सामाजिक स्थितिगरण के सभी आधारों को 2 भागों में बांटकर हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला है प्राणी शास्त्रीय आधार, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार में क्या लेंगे, जैसे लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता आदि इसके अंतर्गत आती है। तो एक एक करके हम इनको भी समझेंगे। जैसे लिंग, सभी समाजों में लिंग के आधार पर स्त्री एवं पुरुषों के रूप में समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है। कुछ पद एवं अधिकार पुरुषों के लिए होते हैं तथा कुछ स्त्रियों के लिए होते हैं। आयु के आधार, आयु के आधार पर समाज में शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध के रूप में स्त्रीकरण पाया जाता है। ये इस प्रकार के स्त्रीकरण है, जैसे आप देखते होंगे शिशु या किशोर की अपेक्षा जो सम्मान दिया जाता है या पद में बड़ा होता है वो वृद्ध होता है। तो इसी प्रकार से आयु के आधार पर भी हमें एक स्त्रीकरण देखने को मिलता है। प्रजाति, प्रजातियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कॉकेसाइड, मंगोलॉयड तथा निग्रोइड। कॉकेसाइड गोरे रंग की होती है, मंगोलॉयड पीले रंग की होती है और निग्रोइड काले रंग की होती है। इसमें जो गोरी प्रजाति है अन्य प्रजातियों से श्रेष्ठता का दावा करती है, तो अन्य प्रजातियों में कॉकेसाइड अन्यों की अपेक्षा उच्च मानी जाती है। तो प्रजाति के आधार पर भी समाज में एक स्त्रीकरण पाया जाता है। जन्म के आधार पर उच्च वंश, परिवार एवं जाति में जन्म के आधार पर लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने का दावा करते रहते हैं। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँगा, जैसे किसी व्यक्ति ने उच्च वंश, उच्च परिवार या उच्च जाति में जन्म लिया है, तो वह जन्म से ही उसका जो स्त्रीकरण होगा समाज में वो अन्य जाति की अपेक्षा उच्च माना जाएगा। अतः जन्म भी एक सामाजिक स्त्रीकरण का एक प्रमुख आधार माना गया है। शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता, इसके आधार पर भी समाज में एक स्त्रीकरण पाया जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की शारीरिक एवं बौद्धिक कुशलता अच्छी होती है, उच्च होती है, वह अन्य सामान्य व्यक्तियों से उसका समाज में अधिक सम्मान होता है। तो ये भी एक प्रकार का स्त्रीकरण पाया जाता है, ये भी एक आधार है। तो दूसरा नंबर 2 सामाजिक सांस्कृतिक आधार, इसमें संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक शक्ति आदि को सम्मिलित किया गया है। जैसे संपत्ति, इस आधार पर भी गरीब एवं अमीर में एक स्त्रीकरण किया जाता है। व्यवसाय, व्यवसाय के आधार पर भी एक समाज में स्त्रीकरण पाया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासक, मैनेजर एवं प्रोफेसर का पेशा, एक बाल काटने वाले, एक झाड़ू लगाने वाले, एक कपड़े धोने वाले, एक कपड़े सिलने वाले आदि के व्यवसाय से उच्च माना जाता है। धार्मिक ज्ञान,
धार्मिक ज्ञान से आशय है कि जैसे पंडित, पुजारी, धार्मिक गुरुओं का स्थान साधारण लोगों से उच्च माना जाता है। राजनीतिक शक्ति, शासन करने वालों एवं सत्ताधारियों को शासित लोगों से सदैव उच्च माना जाता है। तो ये सभी सामाजिक सांस्कृतिक आधार हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप की। तो बॉटोमर ने सामाजिक स्त्रीकरण के प्रमुख 4 स्वरूप बताए हैं, जैसे दास प्रथा, जागीरें, जाति, वर्ग। हम इनको एक-एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहले दास प्रथा। दास प्रथा में असमानता के जो चरम रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह अधिकारों से पूर्ण रूप से वंचित रहते हैं। अतः जैसे दास हैं, इनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाते। इनका जो सम्मान है वो जो इनका स्तर है बहुत ही चरम रूप का होता है। अतः इसमें व्यक्तियों के कुछ समूह अधिकारों से पूर्ण रूप से इसमें वंचित रहते हैं। दूसरा जागीरें। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्य युगीन यूरोप में रहा है। जागीर प्रथा में 3 प्रमुख वर्ग थे, पादरी, सरदार एवं साधारण जन। प्रत्येक की अपनी अपनी अलग अलग जीवन शैली एवं संस्कृति थी। सामाजिक संसरण में सर्वोच्च स्थान पादरी को था, परंतु व्यवहारिक रूप से वे राजवंश के सरदारों से नीचे थे और तीसरा स्थान जनमानस को था। अब बात करते हैं जाति की। जाति एक बंद स्त्रीकरण का रूप है। स्त्रीकरण का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति को अपने समूह की सदस्यता बदलने की स्वीकृति नहीं होती। वह आजीवन अपनी ही जाति का सदस्य रहता है। भारत की जाति प्रथा इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वर्ग, यह खुला स्त्रीकरण का रूप है जिसमें व्यक्ति अपने समूहों एवं संस्करण को बदलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वर्ग व्यवस्था खुले स्त्रीकरण का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ग बदल सकता है। तो इस प्रकार से हमने सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, इसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, सामाजिक विभेदीकरण और सामाजिक स्त्रीकरण में आपस में क्या अंतर है, इसके प्रमुख आधार क्या हैं, इनको हमने समझा। साथ ही सामाजिक स्त्रीकरण के जो स्वरूप हैं या प्रकार हैं, इन पे हमने चर्चा की। तो मुझे आशा है कि आप सामाजिक स्त्रीकरण को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।